मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच कारोबारी हफ्ते की शुरुआत तेजी के साथ हुई। बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में तेजी से आज बाजार को सपोर्ट मिला। कोरोना के मामलों में कमी आने से, वैक्सीनेशन तेज होने से बाजार को में तेजी कायम है। लगातार 10 दिनों से कोविड के रिकवर मामले नए मामलों की तुलना में ज्यादा हैं। ऐसे में बाजार को लॉकडाउन से छूट मिलने की उम्मीद है। आज कारोबार के अंत में सेंसेक्स 111 अंक की बढ़त के साथ 50,652 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 22 अंक की मजबूती के साथ 14,198 के स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबार में लार्ज कैप शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 शेयर हरे निशान में बंद हुए, जबकि 14 लाल निशान में बंद हुए। आज के टॉप गेनर्स में एसबीआई, एल&टी, आईटीसी, डॉक्टर रेड्डीज, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, मारुति और बजाज ऑटो शामिल हैं। वहीं टॉप लूजर्स में इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिंसर, एचयूएल और एमएनएम शामिल हैं। कारोबार खत्म होने पर निफ्टी का मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी अच्छा खासा मजबूत रहा। निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में 0.66% की मजबूती आई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% से ज्यादा का उछाल आया। यस बैंक को AT1 यानी एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड मामले में फिलहाल राहत मिल गई है। SAT यानी सिक्योरिटीज एपिलेट ट्राइब्यूनल ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के यस बैंक पर 25 करोड़ रुपए पेनाल्टी लगाने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। सेबी ने यस बैंक पर पेनाल्टी लगाने के साथ ही इसके 3 अधिकारियों पर भी जुर्माना लगाया था। सेबी का आरोप था कि बैंक ने ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की है। यस बैंक ने सेकेंडरी मार्केट में AT1 बॉन्ड की बिक्री करते हुए इसके रिस्क फैक्टर की जानकारी ग्राहकों को नहीं दी थी। एसएटी ने सेबी को अगले 4 हफ्तों में इस मामले में अपना जवाब देने को कहा है। इसके 3 हफ्तों के बाद यस बैंक को सेबी के जवाब पर अपना पक्ष पेश करना है। आज से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की दूसरी सीरीज शुरू हो रही है। इसमें 28 मई तक गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया जा सकेगा। इसके तहत प्रति ग्राम सोने की कीमत 4,842 रुपए तय की गई है। जो लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे और डिजिटल पेमेंट के जरिए भुगतान करेंगे, उन्हें प्रति ग्राम 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। यानी सीरीज में एक बॉन्ड की कीमत 4,777 रुपए तय की गई है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को डीमैट के रूप में परिवर्तित कराया जा सकता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इश्यू प्राइस पर हर साल 2.5% का फिक्स्ड ब्याज मिलता है। ये पैसा हर 6 महीने में आपके खाते में पहुंच जाता है। कोई शख्स एक वित्त वर्ष में कम से कम 1 ग्राम और अधिकतम 4 किलोग्राम तक वैल्यू का बॉन्ड खरीद सकता है। दिग्गज फार्मा कंपनी सिप्ला और रोश इंडिया की ओर से बनाई गई एंटीबॉडी कॉकटेल भारत में उपलब्ध हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा इंश्योरेंस कंपनियों के क्लेम से लगाया जा सकता है। पिछले 16 दिनों में हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में भारी बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान कोरोना केस बढ़ने के चलते करीब 8,000 करोड़ रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम आए हैं। कोरोना काल में अभी तक बीमा कंपनियों के पास 24,000 करोड़ रुपए के क्लेम आए हैं। इनमें औसत क्लेम 1 लाख रुपए का है। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो 62% है। यानी कोरोना पीड़ित लोगों को हॉस्पिटल के कुल बिल का 38% अपनी जेब से भरना पड़ा है। 28 मई को जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होने वाली है। इसमें निजी इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के इंपोर्ट पर टैक्स घटाने पर फैसला हो सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा था कि निजी इस्तेमाल के लिए या गिफ्ट के रूप में प्राप्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाना असंवैधानिक है। कोर्ट की टिप्पणी पर एक 85 वर्षीय कोविड मरीज की ओर से दायर याचिका पर आई है। टैक्स विशेषज्ञों ने कहा कि काउंसिल ऐसे इंपोर्टेड सामानों पर आईजीएसटी को छूट देने का फैसला कर सकती है, क्योंकि इसमें रेवेन्यू इम्प्लीकेशन ज्यादा नहीं होंगे। खाने के तेल की बढ़ती महंगाई को लेकर आज केंद्रीय खाद्य सचिव की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई, जिसमें कीमतों को कंट्रोल करने को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में कीमतों पर काबू के लिए इंडस्ट्री से अहम सुझाव लिए गए। जल्द ही खाने के तेल की कीमतों पर लगाम को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आज की बैठक में नेफेड एमडी के साथ सचिव स्तर के तमाम अधिकारी मौजूद थे। साथ ही राज्य सरकारों के भी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भारत में डोमिनोज पिज्जा के 18 करोड़ ग्राहकों के डेटा लीक हो गए हैं। एक हैकर ने यह दावा किया है कि उसने डोमिनोज पिज्जा के मेन सर्वर से यह जानकारी चुराई है। इनमें ग्राहकों के फोन नंबर और ईमेल आईडी जैसे अहम जानकारियां शामिल हैं। हैकर्स ने सर्च लिंक बनाकर एक वेब पेज पर इस बारे में जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि आप एक सर्च लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि इसमें आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी शामिल है या नहीं।
उसने ये भी कहा है कि पेमेंट डिटेल और कर्मचारियों की फाइल भी जल्द सार्वजनिक कर दी जाएगी। भारत में डोमिनोज पिज्जा चेन चलाने वाली कंपनी जुबिलेंट फूड वर्क्स ने डेटा लीक की बात तो मानी है, लेकिन ये कहा है कि ग्राहकों की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सुरक्षित है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या कम होने के साथ ही राज्य में लगाई गई प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे सरकार 1 जून से कोरोना कर्फ्यू के कुछ प्रतिबंधों को हटाने की शुरुआत कर सकती है। पहले और दूसरे चरण में दुकानों को खोलने की इजाजत दी जा सकती है। राज्य में बीते कुछ दिनों से दुकानें बंद होने की वजह से व्यापारियों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। तीसरे चरण में महाराष्ट्र सरकार द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, बार और शराब बिक्री की दुकानों को कारोबार शुरू करने की मंजूरी दी जा सकती है। वहीं चौथे चरण में सरकार लोकल सेवा और धार्मिक स्थलों को खोलने की भी मंजूरी दे सकती है। बिहार में जारी कोरोना लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा है और कोरोना संक्रमण में कमी दिख रही है। उन्होंने लिखा कि बिहार में 25 मई के आगे 1 सप्ताह के लिए यानी 1 जून तक लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने इसके पहले क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। फिर उन्होंने बिहार के दोनों डिप्टी सीएम और अन्य मंत्रियों के साथ भी वर्चुअल मीटिंग की। 18 से 44 एज ग्रुप के लिए सरकार ने वैक्सीनेशन के नियमों में बदलाव किया है। अब इस एज ग्रुप के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। नए नियम के मुताबिक ये लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। ये सुविधा फिलहाल सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर दी जाएगी। केंद्र ने ये नोटिफिकेशन जारी सभी राज्यों को भेजा है और उनसे ऑन साइट यानी मौके पर ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू करने को कहा है। ये राज्यों पर है कि वो अपने यहाँ ये सुविधा शुरू करते हैं या नहीं। दरअसल कई राज्यों से वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक किए जाने के बाद भी लोग वैक्सीनेशन सेंटर नहीं पहुंच रहे थे। ऐसे में वैक्सीन वेस्टेज के मामले काफी बढ़े हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य के सभी 75 जिलों में मीडिया कर्मी और जुडिशरी के ऑफिसरों के लिए अलग वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि अब तक मीडिया कर्मियों और जुडिशरी के लिए लखनऊ, प्रयागराज और नोएडा में ही अलग वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्था थी, लेकिन अब ये व्यवस्था राज्य के सभी जिलों में की जाएगी। इस व्यवस्था से 18 से 44 साल के मीडिया कर्मियों और जुडिशरी के लोगों को वैक्सीन आसानी से मिल सकेगी। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बूस्टर डोज का ट्रायल आज से शुरू हो चुका है। एम्स में 14 लोगों को बूस्टर डोज दिया गया है। टीके की दूसरी खुराक के बाद ही बूस्टर डोज दी जाएगी। दूसरे ट्रायल में शामिल वॉलंटियर्स में से कुछ को बूस्टर डोज दी जाएगी। बूस्टर डोज लेने वालों में ये देखा जाएगा कि कोरोना संक्रमण से बचने में ये कितनी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है। रिसर्च के मुताबिक अभी कोवैक्सीन की एफिकेसी 81% है। ब्लैक फंगस को लेकर दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ब्लैक फंगस कोरोना की तरह एक से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलता है। ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। कोरोना की चपेट में आ चुके डायबिटीज से पीड़ित लोगों को ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। उन्होंने बताया कि सिर में दर्द, एक तरफ आंख में सूजन, नाक बंद होना, चेहरे पर एक ओर सुन्न हो जाना इसके प्रमुख लक्षण हैं। जिन लोगों को डायबिटीज है या स्टेरॉइड ले रहे हैं, अगर उन्हें ये लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत टेस्ट कराना चाहिए। म्यूकर जो है एक फंगस इन्फेक्शन है जो मेनली सॉइल में देखा जाता है, एनवायरनमेंट में है और इट इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वैसे नहीं फैलता है जैसे कोविड फैलता है। तो अगर एक व्यक्ति जिसको म्यूकर माइकोसिस है वो और किसी व्यक्ति के साथ बैठा है तो ऐसा नहीं है कि उसको फंगल इन्फेक्शन उससे फैल जाएगा। देश में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस ने भी दस्तक दे दी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच येलो फंगस का पहला मामला दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मिला है। येलो फंगस अभी तक मरीजों में मिले ब्लैक और व्हाइट फंगस से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। गाजियाबाद के जिस मरीज में येलो फंगस पाया गया है उसकी उम्र 34 साल है और वो कोरोना से संक्रमित रह चुका है। इसके साथ ही वो डायबिटीज से भी पीड़ित है। हाइजीन मेंटेन ना करना फंगस का सबसे बड़ा कारण हो सकता है, इसलिए खुद को साफ सुथरा रखने के साथ ही घर की सफाई भी करें। आसपास अधिक गंदगी का होना येलो फंगस का मुख्य कारण बन सकता है।
कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के मसले पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने असंगठित क्षेत्रों में मजदूरों के पंजीकरण की धीमी प्रक्रिया पर नाराजगी जताई और कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण की प्रक्रिया काफी धीमी है और इसे तेज किया जाना चाहिए ताकि योजनाओं के लाभ उन तक पहुंच सकें। कोर्ट ने कहा कि योजनाओं के लाभ प्रवासी मजदूरों को उनकी पहचान किए जाने और उनके पंजीकरण के बाद ही मिल सकते हैं। आपको बता दें कि अदालत 3 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की ओर से दाखिल आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी होने लगी है। देश में 24 घंटे में रविवार को 2,22,315 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। यह आंकड़ा पिछले 38 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 15 अप्रैल को 2,16,000 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। वहीं पिछले 24 घंटों में 4,452 संक्रमितों की जान गई है। राहत की बात यह रही कि 3,02,083 लोगों ने संक्रमण को मात भी दी। उधर देश में कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है। अब तक कुल 3,03,751 लोग इस महामारी से जान गंवा चुके हैं। भारत के अलावा सिर्फ 2 देशों में कोरोना से 3 लाख से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा है। इनमें अमेरिका पहले और ब्राजील दूसरे नंबर पर है। कोरोना लॉकडाउन के बीच तमिलनाडु की एक शादी सोशल मीडिया पर चर्चा बटोर रही है। मदुरई के एक जोड़े ने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए उड़ते हवाई जहाज में शादी की। स्पाइस जेट की चार्टर प्लेन में हुई इस शादी में कुल 130 मेहमान शामिल हुए। कपल का कहना है कि सभी यात्रियों के RT-PCR टेस्ट कराए गए। ये रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही मेहमानों को शामिल किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद DGCA ने मामले में जांच शुरू कर दी है। साथ ही तत्काल प्रभाव से स्पाइस जेट की उस फ्लाइट पर मौजूद क्रू को फिलहाल ड्यूटी से हटा दिया गया है। संस्था ने बताया कि एयरलाइंस को निर्देश दिया गया है कि कोविड नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। चक्रवाती तूफान यास के 26 मई को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने की आशंका है। यास के खतरे को देखते हुए NDRF के अलावा भारतीय नौसेना को भी अलर्ट कर दिया गया है। NDRF ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 99 टीमों को तैनात किया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही यास तूफान का रूप ले लेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक इसकी वजह से बंगाल और ओडिशा में 26 मई तक भारी बारिश हो सकती है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सभी प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चक्रवाती तूफान यास को लेकर बैठक की। टूल किट केस में मैनिपुलेटेड मीडिया टैग की जांच को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब ट्विटर को नोटिस भेजा है। साथ ही ये भी पूछा है कि संबित पात्रा के ट्वीट पर ये टैग किस आधार पर लगाया गया। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के टूल किट वाले ट्वीट को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड बताया था। इस ट्वीट में पात्रा ने दावा किया था कि कांग्रेस ने मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए टूल किट तैयार किया है। इससे पहले IT मंत्रालय ने भी ट्विटर से बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट से मैनिपुलेटेड टैग हटाने को कहा था। पश्चिम बंगाल से TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल के लिए एक बार फिर विवादित बोल दिए हैं। नारदा मामले में अपने मंत्री और विधायकों की गिरफ्तारी से बौखलाए कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल को संविधान का कसाई तक कह दिया। इससे पहले भी राज्यपाल को लेकर उनकी जुबान फिसल चुकी है। कल्याण बनर्जी ने हुगली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि राज्यपाल ने नारदा केस को सीधे CBI को ट्रांसफर कर दिया, जो कि संविधान के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा कि वो राज्यपाल के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दाखिल नहीं कर सकते। ऐसे में लोगों को उनके खिलाफ केस दर्ज कराना चाहिए। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि वो जिस दिन पद से हटेंगे उन्हें प्रेसिडेंसी जेल जाना होगा। जातीय उत्पीड़न से जुड़े मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि उन्हें 9 जून तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने परमबीर सिंह को जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। फिलहाल अकोला में तैनात पुलिस निरीक्षक भीमराव घाटगे ने परमबीर सिंह के खिलाफ जातीय उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। शुरुआत में अकोला पुलिस ने इस मामले में 0 FIR दर्ज की थी और फिर उन्हें थाने पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया था। परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले में दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि बदले की भावना से उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। बेंगलुरु में आज सुबह करीब 11 बजे आसमान में अद्भुत नजारा देखने को मिला। इंद्रधनुषी घेरे में कैद सूरज को देखकर लोग हैरान थे। यह नजारा करीब 1 घंटे तक नजर आया। दरअसल सूर्य के किनारे बनने वाले सतरंगी छल्ले को सन हेलो कहा जाता है, जो एक वायुमंडलीय घटना है। जब सूरज धरती से 22 डिग्री के एंगल पर होता है तो आसमान में सिरस क्लाउड यानी पतली परत वाले बादलों की वजह से ये रिंग बन जाती है।
वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे देश में भले ही ये घटना दुर्लभ हो, लेकिन ठंडे देशों में ये सामान्य घटना है। इससे पहले 26 अप्रैल को ऐसा ही नज़ारा झांसी के आसमान में दिखाई दिया था। मनोज बाजपेयी की अपकमिंग वेब सीरीज फैमिली मैन 2 रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। राज्यसभा सांसद वाइको ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को चिट्ठी लिखकर इस पर बैन लगाने की मांग की है। वाइको का कहना है कि इसके ट्रेलर में तमिलियंस का अपमान किया गया है। वाइको ने अपने खत में लिखा है कि ट्रेलर में तमिलियंस को आतंकवादी और आईएसआई एजेंट के तौर पर दिखाया गया है। इसके अलावा तमिल एलम वॉरियर्स के त्याग को आतंकवादी गतिविधियों के तौर पर गलत ढंग से दिखाया। तमिल एक्ट्रेस समांथा को पाकिस्तानी कनेक्शन वाली आतंकवादी दिखाया गया है। इससे तमिलियंस की संस्कृति और भावनाएं आहत हुई हैं। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म टाइगर 3 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। डायरेक्टर मनीष शर्मा की इस फिल्म में विलेन का रोल इमरान हाशमी निभा रहे हैं। इमरान हाशमी ने फिल्म में अपने पार्ट की शूटिंग शुरू कर दी है। यशराज बैनर तले बन रही इस फिल्म में हाशमी का नेगेटिव किरदार है। वो फिल्म में पाकिस्तानी एजेंट के रोल में नजर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइगर 3 में सलमान के साथ साथ इमरान का भी शर्टलेस फाइट सीन है। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने भारत के लिए चलाए फंड रेजर के जरिए 22 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। इस बात की जानकारी प्रियंका ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। प्रियंका निक ने गिव इंडिया के साथ मिलकर ये रकम जुटाई है ताकि देश को कोविड-19 से जूझने में मदद कर सके। अब जब ये राशि उपयोग करने का समय आ गया है तो प्रियंका ने गिव इंडिया के सीईओ से कहा है कि ये पैसा कहां इस्तेमाल करना है, इसे खास तौर पर देखा जाए। गौरतलब है कि जमा की गई राशि का भारत में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कमी दूर करने के लिए वैक्सीन सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाना है। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने आखिरकार अपनी फिल्म सूर्यवंशी और बेल बॉटम की रिलीज डेट्स को लेकर बढ़ती अटकलों पर प्रतिक्रिया दी है। अफवाहों में दावा किया जा रहा था कि अक्षय की ये दोनों फिल्में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज की जाएंगी। अब अक्षय ने खुद इन दावों को गलत ठहराया है। एक बयान में अक्षय कुमार ने बताया कि उनकी फिल्मों के मेकर सिनेमा घरों में फिल्म रिलीज करने के बारे में काफी निश्चिंत हैं और ये फिल्में OTT पर नहीं आ सकती। 19 दिन पहले दीपिका पादुकोण और उनका पूरा परिवार कोरोना वायरस की चपेट में आ गया था। इसके बाद 13 मई को दीपिका की फैमिली के कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होने की खबर सामने आई है। अब दीपिका भी कोरोना से रिकवर हो गई हैं। रविवार को उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां वे पूरे समय अपने पति रणवीर का हाथ थामे नजर आईं। पिछले दिनों वे अपने परिवार से मिलने बेंगलुरु गई थी, तभी वे संक्रमित हो गई थी। उनके पिता और पूर्व नेशनल बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण के संक्रमित होने और बेंगलुरु के हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। हालांकि दीपिका ने अपने और फैमिली के पॉजिटिव पाए जाने की सोशल मीडिया पर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया था। आखिरकार आईपीएल के बचे हुए मैचों के लिए बीसीसीआई ने विंडो तलाश ली है। सूत्रों के मुताबिक बचे हुए मैच यूएई में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच कराए जाएंगे। पहले भी बोर्ड इन मैचों के लिए 2 ऑप्शन पर विचार कर रहा था। इनमें इंग्लैंड और यूएई शामिल थे। यूएई में पहले भी आईपीएल कराया जा चुका है और ऐसे में यही टूर्नामेंट के मौजूदा सीजन को पूरा करवाने का फैसला किया गया है। आईपीएल 2021 सीजन को 29 मैच ही कोरोना की वजह से टालना पड़ा। 60 में से 31 मैच अभी होने बाकी है। जिम्बाब्वे टीम इन दिनों आर्थिक तंगी और गुटबाजी से जूझ रही है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिम्बाब्वे के एक बल्लेबाज ने फटे जूते की तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नेशनल टीम के स्पॉन्सर करने की अपील की, जिसके बाद जूता बनाने वाली कंपनी ने आगे आकर उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। दरअसल जिम्बाब्वे के बाएं हाथ के मध्यक्रम के बल्लेबाज रेयान बर्ल ने देश के क्रिकेटरों की खस्ता हालत की ओर ध्यान खींचते हुए फटे हुए जूतों की तस्वीर पोस्ट की। छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सुशील कुमार को 6 दिन के लिए दिल्ली पुलिस की कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस ने दिल्ली कोर्ट से 12 दिन की कस्टडी मांगी थी। सुशील कुमार और साथी अजय को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुडका इलाके से रविवार सुबह ही गिरफ्तार किया था। सुशील और अजय दोनों 4 मई को देर रात हुई घटना के बाद से फरार चल रहे थे। पूरे 18 दिन बाद सुशील को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच खुलासा हुआ है कि सुशील ने मृतक सागर से मारपीट का वीडियो भी बनवाया था ताकि सर्किट में उसका प्रभाव बरकरार रहे।
एटलेटिको मैड्रिड ने 11वीं बार स्पेनिश लीग ला लीगा का खिताब जीत लिया है। उन्होंने लीग के आखिरी दिन रियल वालाडोलिड को 2-1 से हराया। 2013-14 के बाद ये उनकी पहली ट्रॉफी रही। हालांकि रियल मैड्रिड भी विलारियल के खिलाफ अपना मुकाबला 2-1 से जीतने में कामयाब रही। ला लीगा में पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर रहने वाली टीम टाइटल अपने नाम कर ली है। ऐसे में दूसरे नंबर पर मौजूद रियल मैड्रिड को चाहिए था कि वो एटलेटिको अपना मैच हार जाएं, पर ऐसा हुआ नहीं। एटलेटिको के 38 मैच में 86 पॉइंट हैं, जबकि रियल के इतने ही मैच में 84 पॉइंट हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए आईसीसी कमेंटेटर्स की लिस्ट तैयार कर रही है। इसी कड़ी में भारत से 2 दिग्गजों का नाम कमेंट्री पैनल में शामिल किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर और दिग्गज खिलाड़ी दिनेश कार्तिक को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में कमेंटेटर्स लिस्ट में जगह मिली है। आईसीसी की कमेंट्री लिस्ट में यही 2 इंडियन हैं जो कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। इनके अलावा न्यूजीलैंड की तरफ से साइमन डूल भी इस लिस्ट में हैं। वहीं 2 न्यूट्रल कमेंटेटर इंग्लैंड के माइकल एथर्टन और नासिर हुसैन भी इस लिस्ट में शामिल हैं।